सभी का स्वागत है हमारी एडवांस एस्ट्रोलॉजी क्लास में। और हमारा टॉपिक था संतान। आज हम संतान ना होने के या संतान होके नष्ट होने के कुछ योग करेंगे, और वो स्पेसिफिक योग है। पाराशर होरा शास्त्र में लिखे हुए हैं शाप, यानी कि पाराशर जी ने बताया है कुछ ऐसे शाप है जो इंसान को मिलते हैं, उसकी कुंडली में दिखते भी हैं कि ये कॉम्बिनेशन से उनको ये शाप लगा हुआ है, और उन शापों की वजह से संतान जन्म में प्रॉब्लम है। और वो शाप पूर्व जन्म के हैं, पिछले जन्म के हैं, जैसे सर्प शाप, पितृशाप, मातृशाप, पत्नी शाप, या किसी आध्यात्मिक व्यक्ति का शाप, या भूत प्रेत बाधा, जो इस तरह की जो है नेगेटिव एनर्जीज, नकारात्मक शक्तियों के शाप, वो कुंडली में दिखते हैं, जिनकी वजह से संतान नहीं होती। तो आज हम एक एक शाप को लेंगे। सबसे पहले लिख लो शाप, सर्प शाप। सर्प शाप, सर्प होता है राहु। ये ना, वैसे तो ये शाप कभी याद नहीं होते, मुझे भी याद नहीं है, लेकिन मैंने ना इनके कुछ शॉर्टकट निकाल रखे हैं। वो शॉर्टकट मैं आज आपको बता रहा हूँ। राहु, राहु से मिलके, राहु सर्प है, सांप है। सर्प मीन्स सांप, तो ये राहु से बनता है। कहीं ना कहीं राहु का रोल जरूर होता है। राहु और पंचमेश, राहु और पंचमेश, और इसके साथ जो भी पाप ग्रह हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट है। अब चलो देख लेते हैं कि कैसे बनता है पंचम भाव, पंचमेश और राहु इनसे। संतानहीनता, ज्योतिषीय कारण। ये मैंने आ, वैसे तो वृत्त पाराशर होरा शास्त्र में चैप्टर का नाम है पूर्व जन्म शापाध्याय। पूर्व जन्म शाप, पिछले जन्म के शाप, उस अध्याय को, उन वो लंबा है, बड़ा अध्याय है, बड़ा चैप्टर है, उसको इन्होंने क्रिस्प क्रिस्प करके ग्रह और संतान बुक में वो लिखा हुआ है, इसकी मैंने कॉपी की है। ये है कारण जिनकी जांच होनी चाहिए, संतान उत्पत्ति के लिए जिनकी जांच होनी चाहिए, ये मैं करवा चुका हूं। लग्नेश निर्बल नहीं होना चाहिए, पंचमेश निर्बली नहीं होना चाहिए, सप्तमेश निर्बली नहीं होना चाहिए, नैसर्गिक पुत्र कारक यानी कि सिग्निफिकेटर बृहस्पति कमजोर नहीं होना चाहिए। अगर किसी की को संतान हो भी गई और ये चीजें कमजोर हैं, तो कहीं ना कहीं संतान को प्रॉब्लम, संतान के संबंध में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। अब इसको भी समझना पड़ेगा किस तरह की प्रॉब्लम। जैसे लग्नेश अगर कमजोर है तो हो सकता है संतान हेल्थ वाइज ठीक ना हो। अगर पंचमेश गड़बड़ कर रहा है तो हो सकता है संतान ही ना हो तो मुश्किलों से हो। सप्तमेश अगर कमजोर है तो हो सकता है संतान ना हो, फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से, इंसान की अपनी क्योंकि मेल फीमेल के जो बीच में रिलेशनशिप है, फिजिकल रिलेशनशिप है, वो सप्तम भाव से आते हैं। तो सप्तमेश कमजोर होने की वजह से हो सकता है उनमें फिजिकल रिलेशंस में कोई प्रॉब्लम रहे। और सिग्निफिकेटर बृहस्पति, तो ये कहा गया कि ये निर्बली नहीं होने चाहिए, नहीं तो संतान को किसी न किसी रूप में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। ये तो थे एक कॉमन सी बात। अब बात करते हैं शाप। पहला शाप है सर्प शाप। ये इन्होंने लिखा है सर्प शाप। पॉइंट नंबर 1, पंचम में राहु मंगल से दृष्ट हो तो संतान की हानि होती है। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी के 5th हाउस में
राहु बैठा हो और मंगल उसको देख रहा हो, तो डेफिनेटली संतान हानि होती है, डेफिनेटली। कोई विरला ही कोई उपाय बने तो बात है। दूसरा है पंचमेश राहु के साथ हो और पंचम भाव में, पांचवें भाव में शनि महाराज बैठे हो और उसको चंद्रमा देख रहा हो, शनि महाराज को चंद्रमा देख रहा हो, और पंचमेश जो फिफ्थ लॉर्ड है वो राहु के साथ हो। तो देखो अब ये समझना पड़ेगा ये कैसे काम करते हैं। यानी कि फिफ्थ लॉर्ड संतान दे नहीं उसने, वो राहु के साथ चला गया, यानी कि मेलिफिक प्लेनेट के साथ चला गया। राहु संतान हानि करता है, वो सांप है, राहु सांप है। तो जब फिफ्थ लॉर्ड प्रॉब्लम करेगा, राहु के साथ जाएगा, तो और एक चीज मैंने बताई थी, राहु केतु के साथ कोई भी प्लेनेट हो वो अपनी दशा अंतर दशा में प्रॉब्लम देता है। तो अब यहाँ पे फिफ्थ लॉर्ड है, यानी कि फिफ्थ हाउस की प्रॉब्लम देगा वो संतान उत्पत्ति में प्रॉब्लम दे दी। और उसके साथ साथ शनि, शनि भी संतान हानि देता है। वो अगर पांचवें घर में बैठा और चंद्रमा उसका एंटी ग्रह उसको देख रहा हो तो संतान हानि होती है। पॉइंट नंबर 3, बृहस्पति कारक, सॉरी, संतान कारक बृहस्पति, यानी कि सिग्निफिकेटर बृहस्पति राहु के साथ हो, फिफ्थ लॉर्ड निर्बली हो, उसमें ताकत ना हो, और लग्नेश मंगल के साथ हो, सर्प शाप के कारण संतान हानि होती है। अब इन्होंने तीनों चीजें पकड़ ली। एक चीज पहला है कि जो सिग्निफिकेटर है, पहले में क्या है, सिग्निफिकेटर। एक सॉरी, एक सेकंड, हेलो, हाँ जी, क्लास चल रही है। फिफ्थ जो संतान कारक है, चिल्ड्रन का जो सिग्निफिकेटर है वो राहु के साथ है, लगन के मंगल के साथ है, और फिफ्थ लॉर्ड कमजोर है। तो इन्होंने 3 पॉइंट दिए हैं। एक पॉइंट में सर्प शाप में पहला पॉइंट, जब राहु खुद मौजूद है पंचम भाव में, एक पॉइंट तो तब दिया है, ये समझने के लिए बता रहा हूं कि राहु खुद मौजूद है पांचवें घर में। दूसरे पॉइंट में दिया है कि पांचवें घर का स्वामी राहु के साथ मौजूद है, और तीसरे पॉइंट में दिया है कि पंचम भाव का सिग्निफिकेटर गुरु वो राहु के साथ है। तो राहु ने तीनों चीजों को इंपैक्ट किया है, पंचम भाव में बैठ के, पंचमेश यानी कि फिफ्थ लॉर्ड के साथ बैठ के, और फिफ्थ सिग्निफिकेटर के साथ बैठ के। तो 3 पॉइंट दे रखे हैं। अब इनमें एड ऑन है, अगर पंचम में राहु बैठा और मंगल उसको देख रहा है या मंगल के साथ उसका रिलेशनशिप है। दूसरे में क्या है कि पंचमेश फिफ्थ लॉर्ड राहु के साथ है, लेकिन वहां पे शनि बैठा हुआ होना चाहिए पंचम भाव में, यानी कि डबल नेगेटिव। और तीसरे में क्या कर रखा है इन्होंने कि भाई बृहस्पति जो सिग्निफिकेटर है फिफ्थ हाउस का, तो सिग्निफिकेटर के साथ राहु है, पंचम हाउस का लॉर्ड निर्बली है, और लग्नेश के साथ मंगल है। अब ये देखो, हमने पिछली क्लास में या पिछली से पिछली क्लास में किया था कि संतान हानि के लिए मंगल का, जब किसी की कुंडली में मंगल की दशा अंतरदशा आ रही हो और मंगल का संबंध पंचम भाव से बन रहा हो, देखना इंसान के संतान को प्रॉब्लम होती है। मैंने कई केसेस में डेथ होती भी देखी है, बट वो कह नहीं सकते ना, सिंपली यही कहते हैं कि सर बच्चों का ध्यान रखना। तो मंगल राहु ये इस तरह का काम करते हैं। चलो जी, संतान के साथ दुर्घटनाएं के कुछ योग, इसमें ऊपर वाले में संतान हानि यानी कि संतान ना होना या होके नष्ट हो जाना, यहाँ पे संतान को के साथ कोई ना कोई बुरी घटना घटती है, ये योग दे रखे हैं। यदि बृहस्पति मंगल के साथ हो और लग्नेश राहु के साथ हो, यदि बृहस्पति मंगल के साथ, लग्नेश राहु के साथ, और पंचमेश छठे आठवें भाव में बैठा हो, छठे आठवें भाव में त्रिक भाव में, जब भी पंचमेश फिफ्थ लॉर्ड 6 8 12 में बैठा हो,
तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। और 6 8 12 में पंचमें फिफ्थ लॉर्ड के बैठते ही अपना अगला ध्यान जाना चाहिए, मंगल का है, राहु का है, शनि का है। इस चीज को ध्यान में दो कि ये याद नहीं होने वाले, जितने मैं करवा रहा हूं ये याद नहीं होंगे, लेकिन वो छोटे छोटे पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको। यानी कि फिफ्थ लॉर्ड जैसे ही 6 8 12 में बैठा हो तो अगले पे शिफ्ट हो जाओ, राहु को देखो, मंगल को देखो, शनि को देखो। अगर उनका भी एडिशनल फिफ्थ हाउस पे प्रॉब्लम आई हुई है या फिफ्थ लॉर्ड पे प्रॉब्लम आई हुई है, तब आप सामने वाले को कहोगे जी संतान की प्रॉब्लम है। अगला है राहु पंचम में हो, इन्होंने स्पेशली बोला है कर्क लगन में, तो उस स्थिति में पंचम हाउस में 8 नंबर राशि होगी। राहु पंचम में हो, पंचमेश राहु के साथ हो, यानी कि मंगल भी वहीं पर बैठा हो पंचम में, बुध से युक्त अथवा दृष्ट है। इसका एक सीधा सा मतलब ये है कि पांचवें घर में मंगल की राशि 8 नंबर वृश्चिक राशि हो, जिसमें राहु भी बैठा हो, मंगल भी बैठा हो और बुध भी बैठा हो। ये सेंटेंस है ये। यदि पंचम में राहु मंगल शनि बुध और बृहस्पति हो और लग्नेश और पंचमेश निर्बली हो, ये भी एक वो है कि पंचम भाव में जब ज्यादा ग्रह बैठे हो और ज्यादा पापी ग्रह भी बैठे हो, जैसे राहु बैठा हो, मंगल बैठा हो, शनि बैठा हो, बुध पापी बुध हो, और वहां पे बृहस्पति भी बैठ जाए, इतने खराब ग्रहों के साथ पंचम भाव का सिग्निफिकेटर भी बैठ जाए, तो पंचम भी खराब, पंचम भाव खराब हो गया ना, क्योंकि इतने पापी ग्रह बैठ गए। और पंचम का सिग्निफिकेटर बृहस्पति भी खराब, इतने खराब ग्रहों के एक्सेस में आ गए, तो भी सर्प शाप होता है और संतान हानि होती है। अगला है लग्नेश राहु के साथ, पंचमेश मंगल के साथ और बृहस्पति भी राहु के साथ है। ये तो सेम वही चीज हो गई जो इससे पहले का पॉइंट किया था ना, उसमें एक एक्सचेंज हो गया बस। यानी कि लग्नेश राहु के साथ है और पंचमेश मंगल के साथ है और बृहस्पति राहु के साथ है, यानी कि लग्नेश और बृहस्पति और राहु एक साथ है, तीनों, लग्नेश, बृहस्पति और राहु। और मंगल जो है फिफ्थ लॉर्ड मंगल के साथ है। फिर से घूम घाम के देखो, पूरे शाप का यही है, सर्प शाप यही है। इसमें जो घूम के सारे को देखा तो आप लोगों ने एक ही चीज देखा, या तो पंचमेश के साथ राहु का पंगा है या लग्नेश के साथ राहु का पंगा है। पंचम भाव पंचमेश, लगन और लग्नेश, ये राहु के साथ, और साथ में मंगल का छौंक अलग से लग जाए तो बस सारी गड़बड़ है। ये समझने के लिए बता रहा हूं मैं आपको कि मंगल की एंट्री, फिफ्थ लॉर्ड की और राहु की, ये सर्प शाप में देखी है। अब इसके बाद है दूसरा शाप है पितृशाप। पितृशाप बनता है आपका सूर्य से। ये जो लिखे हुए हैं ये थोड़ी टेक्निकल भाषा में लिखे हुए हैं, समझने में थोड़ी प्रॉब्लम है, इसीलिए एक एक को मैं समझा देता हूँ। तो सूर्य नीच के पंचम में हो, नीच के पंचम में जब होगा, यानी कि सातवीं राशि पांचवें भाव में हो और वहां पे सूर्य बैठा हो, और नवम में भी सूर्य शनि के नवमांश में हो, यानी कि D9 में, D1 में सूर्य पांचवें घर में सातवीं राशि में हो, ऐसा तब होगा जब लगन 3 नंबर का होगा। और D9 में नवमांश कुंडली में सूर्य महाराज शनि की राशि में बैठे हो, शत्रु राशि में बैठे हो, और पाप ग्रहों की पाप कर्तरी में हो, यानी कि सूर्य के आगे पीछे दोनों पाप ग्रह हो। पाप ग्रह जैसे मान लो एक साइड राहु हो गया, एक साइड मंगल हो गया, पाप ग्रह होगी। तो इस तरह की पाप कर्तरी में होता है, तो पिता की पितृशाप की वजह से संतान नहीं होती। पाप ग्रह के साथ सूर्य त्रिकोण में हो, पाप कर्तरी हो, पाप कर्तरी वही है आगे पीछे पाप ग्रह हो। सिंह में बृहस्पति, याद रखना संतान के लिए पांचवी राशि का बृहस्पति, ये डिटेल में जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि पांचवी राशि सिंहस्थ,
ये एक विशेष वो होती है, कॉम्बिनेशन है कि पांचवी राशि में बृहस्पति जब हो तो शादी और संतान दोनों के लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। पंचमेश सूर्य के साथ और पंचम एवं लगन में पाप ग्रह हो, फिर घूम के वही आ जाती है। सूर्य का, या तो सूर्य पंचम में बैठा हो, या सूर्य पंचमेश के साथ हो, या सूर्य खुद पीड़ित हो। बस इन सब का एक यही मतलब निकलता है, सारे के सारे, या सूर्य खुद पीड़ित हो। कहीं ना कहीं सूर्य की का पीड़ित होना, सूर्य का पंचमेश के साथ होना, या सूर्य का पंचम में होना, या सूर्य का दशमेश, 10th हाउस, ये भी मैं समझाऊंगा कि 10th का क्या पंगा है। 10th और 5th दोनों का संबंध आना, ये भी पितृशाप बनता है। तो ये पढ़ लेना आप लोग सारे। अगला है माता का शाप। माता होता चंद्रमा। चंद्रमा जब भी प्रॉब्लम में होगा तो अपने को संतान के संदर्भ में जरूर देखना है कि भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसमें जो नहीं लिखा वो सभी लोग लिख लें, अपने पास पॉइंट कर लें, याद कर लें कि जिसका कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का जन्म होता है वो भी इसी में शामिल कर लें। वैसे उनको भी संतान उत्पत्ति में प्रॉब्लम होती है, या संतान उत्पत्ति हो भी गई तो संतान से संबंधित प्रॉब्लम रहती है। ये मैंने अभी तक करवाया नहीं था ये पॉइंट, अब ध्यान में आ गया, चंद्रमा का ध्यान रखते ही। सर ये दोबारा बता दीजिए। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का जन्म हो, K14, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का जन्म, तो संतान संबंधी समस्याएं होती हैं। तो पॉइंट नंबर 20 में लिखा हुआ इन्होंने माता का शाप, मातृ शाप इसको बोलते हैं। पाराशर और शास्त्र में लिखोगे मिलेगा ये मातृ शाप। तो चंद्रमा जब नीच हो, या चंद्रमा पाप कर्तरी हो, आगे पीछे पाप ग्रह हो, और चौथे और पांचवें घर में पाप ग्रह बैठे हो, तो मातृशाप बनता है। अब ये देखो इसमें लिखा एकादश में शनि हो, चतुर्थ में पाप ग्रह हो, और नीच का चंद्रमा पंचम में हो। कितनी शानदार वो है। मैं समझाता हूँ। इन्होंने लिखा कि शनि महाराज यहाँ बैठे हो। अब शनि महाराज यहाँ बैठेंगे तो दृष्टि कहाँ डालेंगे? पंचम भाव पे। और यहाँ पे चंद्रमा हो, और चंद्रमा भी कौन सा? नीच का। और चौथे ग्रह में भाव में पाप ग्रह हो। तो सर कुल मिला के नीच चंद्रमा, जब भी चंद्रमा नीच होगा तो अपने को विशेष ध्यान देना है कि ढूंढो शनि महाराज को। मंगल तो मित्र है कर, और शनि महाराज को ढूंढो, कहाँ जाएंगे वो। पाप ग्रहों का विशेष ध्यान देना है अपने को। पंचमेश शुभ भाव में ना हो, चंद्र पाप ग्रहों के साथ हो, और लग्नेश अपनी नीच राशि में हो। अब यहाँ पे लग्नेश का इन्वॉल्वमेंट कुल मिला के फिर वही है। फिफ्थ लॉर्ड 6, 8, 12 में हो, चंद्रमा खराब हो, तो वो चंद्रमा की वजह से प्रॉब्लम। इसके अलावा भ्रातृशाप, यानी कि भाई की वजह से। अब ये शाप जो बता रहे हैं हम, ये मैंने बताया था पिछले जन्म के। तो जिस ग्रह की वजह से प्रॉब्लम, उस शाप को वैसा बोला गया। भ्रातृ कौन है? मंगल। तो मंगल की वजह से जो प्रॉब्लम दिख रही है। अब तृतीय पंचम में हो, थर्ड लॉर्ड 5th हाउस में हो, मंगल और राहु के साथ। अब मंगल और राहु साथ में बैठ गए तो वैसे भी प्रॉब्लम करेंगे वे, अगर 5th से कहीं भी संबंध आ जाएगा। लेकिन इसमें नाम लगा दिया है इन्होंने, नाम।
मंगल शनि लगन एवं पंचम में, तृतीय नवम में और मंगल अष्टम में हो, तो इसका यही मतलब मंगल शनि लगन और पंचम में तृतीय हो, थर्ड लॉर्ड फिफ्थ में पहुंच गया। अब भ्रातृ का मतलब होता है तीसरा घर और मंगल, तीसरे घर और मंगल से मिलके जो वो बनेंगे शाप, और मंगल और राहु इसमें विशेष तौर पे आए हुए हैं। आध्यात्मिक व्यक्तियों का शाप, अब ये थोड़े से समझने के अगले दो शाप, तीन शाप रह गए लेकिन दो इसमें बड़े विशेष हैं। कई बार कुंडली में सारी चीजें दिखती हैं, संतान उत्पत्ति भी दिखती है लेकिन संतान उत्पत्ति होती नहीं है। उसके पीछे एक बड़ा रीजन है कि हमने किसी न किसी इंसान ने, एक ऐसे इंसान ने जो सिद्ध पुरुष था या जिसकी चेतना का स्तर बहुत ऊपर था, अगर पिछले जन्म में हमने वो उस व्यक्ति को सताया और उसने दुखी होके हमें कोई शाप दिया, तो वो हमारी कुंडली में दर्शाता है, वो हमारी कुंडली में दिखता है। तो कभी भी किसी की आत्मा को नहीं दुखाना चाहिए, पता नहीं वो उस मोमेंट में उसकी चेतना का स्तर कितना ऊपर हो। है? कहते हैं दिल से बद्दुआ दे रहे हैं, दिल से दुआ दे रहे हैं, तो दिल से दुआ देने का मतलब वो लगती है, दिल का मतलब उसकी चेतना का स्तर जब इंसान का ऊपर होता है, उस मोमेंट पे कोई भी शब्द मुंह से निकाला गया वो पार हो जाता है। तो अपनी चेतना का स्तर ऊपर रखें, एक चीज। दूसरा, किसी को की आत्मा तक को ना दुखाएं, अदरवाइज संतान उत्पत्ति में दिक्कत हो सकती है और इस तरह का शाप आ सकता है। तो आध्यात्मिक व्यक्तियों के शाप, जैसे गुरुओं के शाप, पहले ऋषि मुनियों के नहीं सुनते थे शाप, वही मतलब है। राहु यदि बृहस्पति से हो, अब ऋषि मुनि कौन है, आध्यात्मिक कौन है, बृहस्पति महाराज, बृहस्पति महाराज। राहु यदि बृहस्पति की राशि में हो, राहु यदि बृहस्पति की राशि में हो, यानी कि ऐसे आध्यात्मिक लोगों का शाप मिलता है। और बृहस्पति शनि मंगल पंचम में हो, तीनों ग्रह, अगर ये वैसे भी मंगल और शनि पंचम में आ जाए तो वैसे भी हमें अलर्ट हो जाना चाहिए, इसमें भी आ गया है ये। नवमेश पंचम में, नाइन्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में हो, बृहस्पति राहु के साथ हो और मंगल अष्टम में हो, तो आध्यात्मिक व्यक्तियों का मतलब बृहस्पति से है, पढ़े लिखे लोगों से है। अब पूरे इसमें जहां तक भी चलेगा कि बृहस्पति जब भी खराब होगा या बृहस्पति की वजह से प्रॉब्लम होगी, तो वो कहीं ना कहीं हमने पिछले जन्म में कुछ आध्यात्मिक लोग या साधु संतों को परेशानी दी थी, तभी ये प्रॉब्लम। नेक्स्ट है पत्नी या महिला के शाप। पिछले जन्म में या तो पत्नी को इतना तंग किया है या किसी महिला को इतना तंग किया कि उसने शाप दिया जिसकी वजह से संतान नहीं हो रही, या है तो संतान हो गई, उसके साथ कोई हादसा हो गया। यदि सप्तमेश, अब ये किससे बनेगा, पत्नी शाप किससे बनेगा बताओ, अंदाजा लगाओ, कॉमन सेंस। ग्रह और, सप्तमी, हाँ, हाँ जी। सातवां हाउस, सातवें हाउस से संबंधित होना चाहिए, सातवें और हाउस से। और और ग्रह, सप्तम ग्रह होना चाहिए ये ग्रह, ग्रह कौन सा होगा, ग्रह पत्नी का तो कारक सिग्निफिकेटर कौन है, बृहस्पति। शुक्र, पत्नी 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 अच्छा, पत्नी, क्या हाँ जी, शुक्र। शुक्र का शुक्र होगा। सिक्स सेवंथ हाउस से और शुक्र से मिलके जो ग्रह बन, वो जो शाप बनते हैं वो पत्नी शाप कहलाते हैं। देखो, यदि सप्तमेश पंचम में हो, शनि सप्तमेश के नवमांश में हो और पंचमेश अष्टम में हो, तो यहाँ सेवंथ हाउस आ गया। सप्तमेश अष्टम में हो, अष्टमेश पंचम में हो, आठ। हाँ, एक और चीज है यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पंचम भाव में बैठा हुआ ग्रह, विशेष ध्यान देना तुमने इस बात पर भी, पंचमेश कहाँ बैठा है, 6 8 12 में बैठा है, या 6 8 12 के स्वामी पंचम भाव में बैठे हैं, दोनों को ध्यान से देखना।
सप्तमेश अष्टम में हो, अष्टमेश पंचम में हो, बृहस्पति पाप ग्रहों के साथ हो तो पत्नी शाप बनता है। शुक्र पंचम में हो, सप्तमेश अष्टम में हो और बृहस्पति पाप के साथ हो तो घूम घूम के वही बातें आएंगी। ये मेल की कुंडली पर ही लागू होगा? ये मेल की कुंडली पे है, लेकिन फीमेल की कुंडली में भी थोड़ा सा अपने को देख लेना चाहिए। ठीक है? दुष्ट आत्माओं के कारण संतानहीनता, जनरली लोग इन बातों को नहीं मानते। हम्म, ऋषिका एक बारी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देना। ऋषिका जी, थैंक यू। दुष्ट आत्माओं के कारण संतानहीनता, यदि शनि सूर्य पंचम में हो, शनि और सूर्य दोनों मिलकर के पंचम में हो और निर्बली चंद्रमा सप्तम में हो, राहु लगन में हो और बृहस्पति द्वादश में हो तो ये घटना घटती है। और जो अभी मैं बता रहा था कि ये दुष्ट आत्माओं के बारे में, तो जिसका चंद्रमा क्षीण है, कमजोर है, और वो जैसे सप्तम भाव जैसे भाव से संबंधित है, तो ऐसे लोगों के साथ ये घटनाएं हो जाती हैं। यहाँ पर अब देखो पंचम भाव को पकड़ा इन्होंने, पंचम भाव में शनि का, और शनि भी संतान, लाल किताब में तो एक जगह लिखा हुआ है कि पंचम भाव का शनि अपनी ही संतानों को खाता है, ये लाल किताब में लिखा हुआ है। तो शनि पंचम में, सूर्य पंचम में हो और चंद्रमा कमजोर हो और सेवंथ हाउस में हो, सेवंथ हाउस के कमजोर चंद्रमा जिस पे राहु की दृष्टि हो, विशेष ध्यान देना। राहु ग्रहण में हो या राहु की दृष्टि हो, सॉरी, चंद्रमा ग्रहण में हो या चंद्रमा की दृष्टि हो राहु की, तो विशेष ध्यान देना है इसी। और लोगों से उनसे पूछना कि तुम्हें कुछ फील होता है क्या, तुरंत हाँ कर देंगे। तो ये तो जी मैम। हाँ जी सरला मैम कुछ कह रहे थे। एम आई ऑडिबल? हाँ जी, हाँ जी। आवाज आ रही है चलो आपकी। ठीक है। हाँ जी, मैं ये कह रही हूँ, ये फीमेल्स के लिए या कि मेल के लिए? फीमेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए, लेकिन फीमेल्स के चेक लिए। दोनों में करना है, चेक दोनों में करना है, क्योंकि मेल की वजह से भी तो प्रॉब्लम हो सकती है ना, लेकिन मैं फीमेल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। हाँ जी। पंचमेश शनि अष्टम में हो, फिर वही आ गया ना, फिफ्थ लॉर्ड अगर तिरक भाव में जब पहुंच गया, अष्टम में पहुंच गया, मंगल लगन में हो। अब देखो मंगल लगन में है तो मंगल की आठवीं दृष्टि किस पे होगी? फिफ्थ हाउस, फिफ्थ लॉर्ड पे। पंचमेश शनि अष्टम में हो, मंगल लगन में हो और बृहस्पति अष्टम में हो, यानी कि बृहस्पति और शनि दोनों अष्टम में हो और उनके ऊपर मंगल की दृष्टि हो, इस तरह की लोगों के साथ बुरी आत्माओं की वजह से प्रॉब्लम आती है। लगन में पाप ग्रह हो, द्वादश में सूर्य हो, शनि बुध और मंगल पंचम में हो और पंचमेश अष्टम में हो, इसमें भी यही कहा गया कि पंचमेश अष्टम में हो और पंचम में पाप ग्रह हो। कौन कौन से पाप ग्रह? शनि हो, बुध हो और मंगल हो। 12वें भाव में शनि हो और सूर्य हो। अगले में राहु लगन में हो, शनि पंचम में और बृहस्पति अष्टम में हो। घूम घाम के वही बातें आ रही है, राहु लगन में, शनि पंचम में। आ गया ना वो, मैंने कहा था कि लाल किताब तो ये कहती है कि पंचम शनि अपनी संतानों को प्रॉब्लम देता है और अष्टम में बृहस्पति। राहु लगन में शुक्र या बृहस्पति के साथ शनि और चंद्र से संबंध हो
तो लग्न हो और लग्नेश अष्टम में हो। इसके लिए जो अभी बता रहे हैं, तो अष्टम का बहुत बड़ा रोल आता है कि कोई ना कोई ग्रह या तो पंचमेश है, लग्नेश है, या बृहस्पति है, इनका सिग्निफिकेटर अष्टम में हो, तो ये इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। बृहस्पति और पंचमेश नीच के हो और नीच के ग्रहों से दृष्ट हो दोनों, तो भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो इसमें ये जैसे एक पंक्ति में एक कॉम्बिनेशन दिया हुआ है जो भी, तो ये एक कंडीशन है, ये मतलब ये कंप्लीट कॉम्बिनेशन बनता है यस, एक लाइन में जैसे चर्चा। 66 में देखो आप, हाँ जी। पंचमेश शनि अष्टम में हो, हम्म। उसके तो साथ उस साथ समय, हाँ मंगल लगन में बैठा हुआ होना चाहिए। ठीक है, ठीक। सर ये सारी चीजें हम D1 में चेक करेंगे ना? D1 में, बिल्कुल सही बात, ये सब D1 में, जितने भी शाप हैं हम D1 से चेक करते हैं। ठीक है। अब इन्होंने कुछ ना वो दे रखे हैं, ये मतलब पूरे जो सारे कारण हैं वो पूरी एक लाइन के कारण अप्लाई होने चाहिए, तब माना जाएगा। यस एग्जैक्टली। अगर उसमें से कोई चीज मिसिंग है तो वो, इसका मतलब वो पूरा नहीं हुआ। हाँ ठीक है। अब इसकी शांति के कुछ उपाय मैं बता रहा हूँ, तो सबसे लास्ट वाला देखो आप, नंबर 5, ग्रह शांति के लिए योजना, इसका नंबर 5, 5 से भी नीचे, और इन सब से ऊपर और सदियों से जिसकी उपयोगिता सिद्ध है वह है श्रद्धा से हरिवंश पुराण में दिए गए संतान गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ। गोपाल मंत्र, इसको कर लो, गोपाल सहस्त्र नाम। जो भी संतान का इच्छुक व्यक्ति है, एक छोटी सी बुक आती है गोपाल सहस्त्र नाम की, जो भी संतान चाहता है, संस्कारी संतान चाहता है, चाहे किसी ने कंसीव नहीं किया तो भी और कंसीव कर लिया तो भी, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ महिला को जरूर करना चाहिए। पुरुष भी को भी करना चाहिए, लेकिन क्योंकि महिला उससे डायरेक्ट जुड़ी हुई है संतान से, एक संस्कारी संतान, एक स्वस्थ संतान के लिए, ये जो सबसे लास्ट वाली लाइन है, इसको सबसे पहले पॉइंट आउट कर लो, गोपाल सहस्त्र नाम। एक चीज और बता दीजिए, जैसे ये है मतलब कोई भी श्राप है अगर इसमें से और संतान है, तो हम संतान होने के बाद भी अगर कोई ऐसा योग है कभी कुंडली में, तो उसके बाद भी हम ये वाले कर सकते हैं इनमें से कुछ? संतान हानि किसी भी तरीके से हो सकती है, संतान के साथ कोई घटना भी घट सकती है ना। तो जैसे हाँ, तो एक तो होने से पहले के लिए है ये जो जाप है, और एक होने के बाद भी थ्रू आउट द लाइफ हम हमें करने चाहिए। देखो, अगर संतान हो गई है और संतान को कोई प्रॉब्लम है, तो ये ठीक है, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ तो वैसे भी कर लो। ठीक है, ठीक। ठीक है, हाँ जी। संकल्प लेके कि हम अपनी संतान के लिए कर रहे हैं। ठीक, थैंक यू। अब जो ये उपाय इनके जो मैंने शाप बताए हैं, चाहे सर्प शाप है, पितृ शाप है, मातृ शाप है, पत्नी शाप है, भ्रातृ शाप है, और आध्यात्मिक पुरुषों का, आध्यात्मिक व्यक्तियों का शाप है, या बुरी आत्माओं का शाप है। इसमें एक शाप और छूट गया है, मातुल शाप, वो उन्होंने नहीं दिया, इंपॉर्टेंट नहीं होगा। तो अब इनका उपाय, सही उपाय तो लिखा हुआ है पाराशर होरा शास्त्र में, हर एक का अलग अलग उपाय लिखा हुआ है। सर्प शाप के लिए राहु के कुछ मंत्र हैं, है ना, इस तरह से, लेकिन इन्होंने एक कॉमन दे दिया, और कॉमन वो दे दिया, वो देखो, यदि संतानहीनता का कारण बुध और शुक्र हो तो भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। इन्होंने सिंप्लीफाई करके दिया है। अगर किसी को लगता है कि फिफ्थ लॉर्ड
शुक्र है या बुध है, तो ऐसे लोगों को आंख बंद करके बोल दो, या उनके बुध की वजह से कोई शाप है, तो जी भगवान शिव की पूजा करें। यदि चंद्र कारण हो तो मंत्र यंत्र और औषधि द्वारा किया जाना चाहिए। अगर चंद्रमा की वजह से जैसे कौन सा है, मातृशाप है, या चंद्रमा फिफ्थ लॉर्ड है, तो नीच का है, अस्त है, पापकर्त्री है, कुछ भी है, तो उसको बोलो कि इसके मंत्र करे चंद्रमा के। या यंत्र, यंत्र बोले तो मणि, मणि भी पहना सकते हो, स्टोन। और है औषधि, यानी कि दवाई भी दे सकते हैं। राहु कारण हो तो कन्या दान के द्वारा किसी जरूरतमंद कन्या के विवाह के लिए दान, यानी कि कन्या दान जरूर दें अगर राहु की वजह से है तो। यदि केतु कारण हो तो गौ दान दे, गौशाला वगैरह में जाके दान दे दें। यदि केतु कारण हो तो एक और इसमें दिया है, तो रुद्र का जप करें भगवान शिव का। ये इन्होंने उपाय लिखे हैं। ये पीडीएफ आप लोगों तक अभी पहुंच जाएगी, ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। हाँ जी, अगर अब कन्या जिसकी अपनी कन्या है वो तो दान कर ही देता है। किसी जरूरतमंद की भी कर सकते हैं ना हम। नहीं नहीं, वो तो कर सकते हैं, जिनका नहीं होती कन्या हम्म। तो उनको कहते हैं कि किसी की कन्या का दान करना चाहिए। मैम कन्यादान तो वैसे भी किसी न किसी का कर देना चाहिए, हाँ जी, जिनकी अपनी कन्या ना हो। ना हो तो भी, बिल्कुल। हम्म। और एक मैंने ये देखा था कि कोई जैसे कि गौदान इसमें लिखा हुआ है कि मैंने देखा कि कोई गौदान कर रहा था, जी। लेकिन वो गायें मतलब इतनी परेशान हो रही थी, मतलब ग्वाला उसको लेके आया हुआ था, मतलब जो करवा रहे थे वहां पे वो खड़ी ही नहीं हो रही थी, भागे जा रही थी, और उसका बच्चे का भी यही हाल था। तो ऐसे में क्या गौदान करना ठीक होता है कि जब दोनों ही मतलब गायें जो है वो अपने मालिक को छोड़ना ही नहीं चाह रही? देखो मैम, वैसे तो गोदान का मतलब है कि गो खरीदी और दान कर दी, ठीक है। हाँ जी, वैसे तो मीनिंग यही है कि गायें ली और दान कर दी। लेकिन आजकल इसका ना सिंबॉलिक होता है। गोदान के नाम से कुछ पैसे, गाय के जितनी गाय की कीमत के पैसे दे देते हैं, या अपनी श्रद्धानुसार उसके पैसे देते हैं, ये गोदान के पैसे हैं। तो ये अब ये सिस्टम मैंने है। एक केस नहीं, मैंने बहुत केस देखे हैं। अभी पीछे भी वो पंडित जी ने अपनी मर्जी से कहीं से गाय मंगवाई कि वो गाय की जो ब्रीड है बहुत अच्छी है, मैं अपने हिसाब से मंगवा लूंगा, और उन्होंने वहां से गाय मंगवाई, और मतलब है कि गाय जो है वही कि जो एनिमल्स होते हैं उनको अपने मालिक से बहुत प्यार होता है, और वो बड़े परेशान होते हैं। मैम देखो बिल्कुल होता है और बिल्कुल परेशानी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। आ, और मुझे लगता है कि वो इतने परेशान हो रहे हैं, और जो दान दे रहा है उसको क्या फायदा, फिर परेशान करके दूसरों को गाय दे दी। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे में हम गाय दान मानेंगे? देखो टेक्निकली तो गाय दान तो है, गोदान तो है तकनीकी तौर पे, लेकिन जब हम इसको इमोशनल तौर पे देखते हैं तो ये गोदान का भाई वो फल जो मिलना चाहिए तो मिला ही नहीं, क्योंकि गाय तो दान दे तो दी, लेकिन गाय की आत्मा तो परेशान कर दी। बिल्कुल। उस दिन मैंने देखा, मुझे बहुत फील हुआ कि वो गाय भागती है और फिर ग्वाला पकड़ के लाता है। हम्म। फिर कोई उन्होंने उसको इतना पक्का बांध दिया कि वो हिल भी ना पाए। कोई तो बात नहीं। ऐसे में क्या फायदा गाय दान का? नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता, बिल्कुल ठीक है, वो तो क्रूरता की श्रेणी वो में तो होती है। क्रूरता में हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। चलो कोई नहीं मैम, जैसा भी है, दूसरों को क्या कहे, मैं तो ये कह रहा हूँ सिंबॉलिक दान भी दे देते हैं, या किसी उसको दान देनी है तो वो उसको एक बारी रस्सी पकड़ा के, है ना, गाय की रस्सी पकड़ा के और उसको दान दे के, और वो ग्वाले के पास ही बेच देते हैं उसको।
भाई ये तो फिर भी बेटर रहेगा कि भाई हमने जो है सारा कुछ कर करा के जिसके पास वो थी उसी को ही वापस दे दी, तो जी चलो भाई गाय की आत्मा तो ना परेशान हो। बिल्कुल। ग्रुप में ये पीडीएफ आ गया हमें, और जैसे अब कि हम गाय की देखिए। कहते हैं कि उसमें 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं, हाँ, तो तो सारे इसका देव मतलब देवता कि हमें हम तो परेशान कर सबको देंगे। परेशान कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आई डू एग्री। चलो, एक बारी एक केस स्टडी ले लेते हैं आज, ले ले मैम। भैया जी, गौदान में गाय की कोई उम्र भी होती है कि इतनी एज की गाय होनी चाहिए उसको दान कर सकते हैं? वैसे तो दूध और बछड़े वाली गाय गाय कहते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ जी मैम, बोलिए, एक कोई डेट ऑफ बर्थ कह रहे थे हाँ आप। जी, मैं वही वाली दे दूं जो मैं कह रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, 14/1/1993 14 जनवरी जनवरी 1993। 3:20 PM 3:20, 12, 15, 20। कहाँ पर? बहादुरगढ़। जी, 14/1/1993, 15/20। हाँ जी, हाँ जी, यही है। ठीक है। तो इनका जो हमने देखा है, अभी मैम ने जो इनका 20 फुट निकाले, दोनों के दोनों सम है। नहीं, ये तो फीमेल की है, ओके, फीमेल ऑड की। आ रहे हैं। हाँ, तो दोनों की ओड आए हुए हैं, विषम आए हुए हैं। हाँ जी, तो दोनों का 20 फुट विषम होने की वजह से, तो क्षेत्र क्षेत्र होगा ना फीमेल का तो। सॉरी, 33 फुट बिल्कुल। दोनों का, यानी कि फीमेल के दोनों स्फुट, दोनों क्षेत्र स्फुट, D1 में भी D9 में भी ये आए हुए हैं विषम, जबकि हाँ आने जी, चाहिए थे सम। यही हाँ सिचुएशन जी, है। हाँ जी, तो इसी का एक पहला प्रभाव तो ये दिख गया कि आज 30 साल की उम्र हो गई है, संतान उत्पत्ति नहीं हो पा रही। ये सिचुएशन है मैम। हाँ जी, ओके, अब हम इसमें देखते हैं, एनालाइज करेंगे फिफ्थ हाउस को। हाँ जी, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है 8th हाउस में। हाँ जी। और अभी कुछ देर पहले ही मैंने 2-3 बार रिपीट किया कि फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जब अगर एट भी हाउस में, जब भी 8th हाउस में बैठे तो कान खड़े हो जाने चाहिए। 6, 8, 12 में जब भी फिफ्थ लॉर्ड बैठेगा त्रिक भाव में, और यहां तो 8th लॉर्ड बैठा हुआ है फिफ्थ हाउस में, राशि परिवर्तन है दोनों का, हाँ जी, है ना। तो हाँ अब जी, हम इनके एक काम और करना है मैम, जो आज हमने शाप देखे हैं, हाँ जी, शाप देखने के लिए एक बार सरसरी तौर पे सभी पे नजर मारेंगे हम। अब हाँ, तुरंत प्रभाव जाएगा हमारा मंगल पे। किस पे हाँ जाएगा? जी, मंगल। मंगल पे ध्यान दो। मंगल भी बुध की राशि में बैठे हैं, और मंगल महाराज ने चौथी दृष्टि से पंचम भाव को कैप्चर किया हुआ है, हाँ जी, और 7वीं दृष्टि से पंचमेश को कैप्चर किया हुआ है। हाँ जी, यानी कि मंगल के प्रभाव में फिफ्थ हाउस, फिफ्थ लॉर्ड, और फिफ्थ हाउस का सिग्निफिकेटर जुपिटर, तीनों के तीनों मंगल के प्रभाव में है। हाँ जी,
और अब बात करते हैं राहु की। राहु बैठा हुआ है सप्तम सहमत। भाव में, और इन्होंने लगन पे दृष्टि दी हुई है। हाँ जी। लगन पे दृष्टि है, हाँ जी। और राहु ने फल करने मंगल के। हाँ जी। इट मीन्स कहीं ना कहीं ये संतान उत्पत्ति में बहुत बड़ी बाधा है। और क्योंकि राहु का तो कुछ आया नहीं इतना बड़ा, सिर्फ मंगल के प्रभाव दे रहा है। बट मंगल मंगल ने पूरी कुंडली पे, या तो ये कंसीव नहीं कर पाएंगे, कंसीव कर भी पाएंगे तो अबॉर्शन हो जाएगा, क्योंकि मंगल से दृष्ट है ये पंचम भाव, पंचमेश और पंचम का सिग्निफिकेटर, और पंचम का और नाइन्थ का राशि परिवर्तन भी है। तो और स्ट्रांग हो गया। और स्ट्रॉन्ग है। अब जरा इनकी D9 पे नजर मार लेते हैं। तो वैसे देख लेते हैं। ये D9 चार्ट हाँ जी। है। मैंने एक सूत्र दिया था, अगर जुपिटर जल तत्व की राशियों में है तो संतान उत्पत्ति के चांसेस हैं, हाँ जी। है ना। हाँ जी। यहाँ पे फिफ्थ हाउस को एनालाइज करेंगे। फिफ्थ हाउस में सूर्य बैठा हुआ है चंद्रमा और जुपिटर के सामने, लेकिन सूर्य यहाँ बैठे हुए तो हैं, बट वो शत्रु राशि में है। हाँ जी। और शनि महाराज का सूर्य के साथ राशि परिवर्तन भी है। हाँ जी। यहां से जब हम मंगल की दृष्टि देखते हैं, तो मंगल का जो प्रभाव है वो चौथी दृष्टि से चंद्रमा और जुपिटर पर भी है। हाँ जी। और मंगल, ये मत भूलो कि अष्टमेश है और अष्टम में बैठा हुआ है। हाँ जी। कहीं से भी इनका पॉजिटिव सिस्टम मुझे दिख नहीं रहा भाई। अगर देखा जाए तो D9 में भी फिफ्थ हाउस, फिफ्थ लॉर्ड, एक छोटा सा ऑप्शन बस ये दिख रहा है कि जुपिटर की दृष्टि है सब पंचम भाव पर। हाँ जी। जुपिटर खुद मेलिफिक इफेक्ट में है राहु के और इसके मंगल के। मार्च पे। मंगल, राहु पांचवी दृष्टि से देख रहा है जुपिटर को और चंद्रमा को, हाँ जी। और मंगल चौथी दृष्टि से, दोनों का एस्पेक्ट आया हुआ है। तो पॉसिबिलिटीज नहीं लग रही ना। काफी हद तक नहीं बनी। तो जैसे आईवीएफ से हो जाता है तो इनका सक्सेस हो सकता है क्या? IVF पे भी ध्यान देना, एक सेकंड। D7 और चेक कर लेते हैं। इनकी D7 में 4 नंबर राशि है, शुक्र महाराज बैठे हुए हैं, और चंद्रमा इनका शनि जुपिटर और उसमें है 12वें भाव में है। चंद्रमा शनि और जुपिटर, और मंगल से दृष्ट है ये। हाँ जी। तो मंगल का यहाँ पर भी प्रभाव आ गया।
और एक और देखो कि D7 में भी जो पंचम भाव में 8th लॉर्ड बैठा हुआ है, 8th लॉर्ड, 8वें घर का लॉर्ड। हाँ जी। और एक और चीज एनालाइज करो कि चंद्रमा जो पंचम भाव का स्वामी अपने से अष्टम में बैठा है। ओके। 12वां घर 5वें से अष्टम हो गया ना, हाँ जी, हाँ जी। तो ये मैम प्रॉब्लमेटिक तो है, नो डाउट। अब इनको का समय देख लेते हैं। जुपिटर की महादशा है, सैटर्न की अंतर्दशा है। सैटर्न इनके 9वें घर के स्वामी है और जुपिटर इनके अष्टम के स्वामी है। तो पहली बात तो महादशा तो मैच नहीं कर रही, अंतर्दशा 9वें घर का स्वामी है वो मैच कर रही है। और शादी कब हुई है मैम? इनकी शादी को अब 2.5 साल ही हुए हैं। 2.5 साल हुए हैं। अभी तो मैम इनका कोई लग नहीं रहा, जैसे राहु संतान देता है बट वो मंगल की राशि में बैठा और मंगल ने प्रभाव खराब कर लिया। हाँ जी। जुपिटर संतान देता है पर जुपिटर इनके अष्टम और 11th लॉर्ड है। हाँ जी। 11th लॉर्ड भी खराब, अष्टम भी खराब। इसकी जब से मैरिज हुई है ना, पहले भी एक बार कुंडली लगाई थी, तब से इसका पेट में दर्द है, और लेकिन डायग्नोज भी नहीं होता कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। कभी कुछ बता देते हैं, कभी कुछ बता देते हैं। ऐसा भी है। मैम देखो 6 नंबर राशि है 5th हाउस में, हाँ जी। और वो अष्टम में बैठी है और राहु पे मंगल की दृष्टि, इस पे पंचम भाव पे मंगल की दृष्टि है। और हाँ मंगल जी। उनका प्रबल मार्गेश भी है और 12वें घर का स्वामी भी है। हाँ जी। एक काम करो, हाँ जी मैम, हाँ जी। हाँ जी। इनकी मंगल की ना अ, हाँ जी। इसमें तांबे तांबे के लोटे में 1 किलो शहद डालकर इसको दबवा दो गिराने में। ठीक है। ठीक है, पेट दर्द ठीक हो जाएगा। चलो जी, लेकिन इनका जो ये डायग्नोज नहीं हो पा रहा, वो हो जाएगा मैम। तो बता और दो इसलिए करो, तो मंगल का उपाय करो इनका जो है आईवीएफ भी नहीं सक्सेस हो सकता। मैम। मुश्किल, क्योंकि मंगल की दृष्टि है ना वहां पे, जब तक मंगल को शांत नहीं करेंगे तब तक बात बनेगी नहीं। अच्छा। ठीक है मैम। और एक चीज और वो बतानी थी आपने कि जैसे कि सेकंड संतान है, तो देखेंगे रे, मतलब सारी 5th। संतान, सुनो मैम, हाँ जी। संतान उत्पत्ति के लिए 5th हाउस, 9th हाउस, कहने को तो ये होता है कि प्रथम संतान पंचम में, दूसरी संतान सप्तम से, तीसरी संतान 9th से। हाउस से। ये नहीं, आप पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी जो भी संतान देखेंगे वो देखेंगे हम 5th हाउस से, 9th हाउस से और लगन से। यही चीजें देखो बस आप, 5th और 9th, 5th और 9th। जैसे कि अब किसी के 5th हाउस में मान लो कि जो भी प्लेनेट है, और मान लो उस प्लेनेट से किसी की लड़की हुई है या लड़का हुआ है, तो सेकंड भी वहीं से देखना है। तो मतलब उसके बार बार बॉय चाइल्ड होगा या गर्ल चाइल्ड होगा?
मैम बॉय चाइल्ड और गर्ल चाइल्ड तो मैंने सिखाया ही नहीं। आपने बोला था ना, मैं एक बार ही बताऊंगा आपको। चलो ठीक है, मैं बता दूंगा एक क्लास और सही। हाँ ठीक जी। है। बॉय, वैसे तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ये क्लास कर देता हूँ मैं। ठीक है मैम। हाँ जी, एक तो आपने केतु बोला था। वो छोड़ दो, क्या बोला था क्या नहीं, पूरी क्लास हाँ हो जी। गई इसके, बॉय बेबी या गर्ल ओके। बेबी, और हाउ मेनी बेबी। हाँ। अच्छा, एक मुझे और पूछना है कि अब जैसे इसका मरकरी जो है वो 8th हाउस में आ गया, हाँ जी। इस लड़की का, और वो अस्त भी है और कंबस्ट है, कंबस्ट होगा तो आपने जैसे वो मरकरी का बोला था कि वैधव्य योग होता है, तो अस्त में भी वही चीज होगी, या कि हम मैम यहाँ ये। संतान उत्पत्ति पे काम कर रहे हैं। ठीक है, हाँ जी। संतान का काम कर रहे हैं, और मरकरी अष्टम में वाकई में अच्छा नहीं होता। हाँ जी, वो तो आपने बताया था, लेकिन मैं यही क्वेश्चन है कि अब पूछ सकती हूँ कि भाई अगर मेल की कुंडली में सब कुछ ठीक है सबसे तो पहले भी। हाँ मैडम, जी। सबसे पहले मंगल की उपाय करवा दो। मैंने तो जिसकी महादशा चल रही है, जिसकी अंतरदशा चल रही है, जिसकी परतंत्र दशा चल रही है, उसके भी उपाय नहीं बोल रहे हैं। ठीक है ना, ठीक है। वो तो करवाने ही करवाने हैं, लेकिन मंगल इसमें विशेष तौर पे आपका उपाय करवा दो, ठीक है। अदरवाइज ये बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ जी, वो तो इसकी लग रही है, क्योंकि जब से ये इसकी शादी हुई है तो इसका पेट दर्द ही नहीं ठीक हो रहा। हो जाएगा मैम, पेट दर्द भी ठीक हो जाएगा, और जो डर है वो भी निकल जाएंगे। हाँ जी। और एक 5th हाउस से जैसे आप कहते हो कि भाई हम थोड़ा पिछला जन्म भी देख सकते हैं, हम्म। तो वो मतलब वो भी एक क्लास होगी पूरी। मैम यूँ तो टॉपिक पे टॉपिक आते ही रहेंगे नहीं ना। मतलब उसके लिए भी पूरा वो स्टडी होनी चाहिए ना। ठीक है, चलो। और एक वो भाव मध्य वो और भाव की डिग्रीज रह गई हैं। चलो इसका जवाब देता हूँ मैं। हाँ जी। ऋषिका प्लीज स्टॉप रिकॉर्डिंग।